लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में आज हम बात करेंगे अमेरिका की राजनीति में उठे एक नए विवाद की, जहां डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बावजूद मेलानिया ट्रंप का बयान पुराने जेफरी एप्स्टीन केस को फिर सुर्खियों में ले आता है। साथ ही समझेंगे ब्रिटेन की उस छिपी हुई वर्कफोर्स की कहानी जो बिना वेतन के पूरे समाज को संभाले हुए है। नजर डालेंगे पश्चिम अफ्रीका के बैनिन के अहम चुनाव पर, जहां लोकतंत्र और विकास के बीच संतुलन दांव पर है। और आखिर में जानेंगे भारत कैसे टर्की और अजरबैजान के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से संतुलित और व्यवहारिक दिशा देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख रहस्यमयी स्फिंक्स और खुद पैदा किया गया विवाद। इसमें अमेरिकी राजनीति के एक नए और अप्रत्याशित मोड़ को समझाने की कोशिश की गई है। लेख बताता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान युद्ध से ध्यान हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहीं उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के बयान ने अचानक पुराना और विवादास्पद जेफरी एप्स्टीन मामला फिर सुर्खियों में ला दिया है। लेख के मुताबिक मेलानिया ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर एप्स्टीन से अपने किसी भी रिश्ते से इनकार किया और आरोपों को झूठा और राजनीतिक बताया। लेकिन समस्या ये है कि उनका ये बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे से दूरी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। यानी जो मामला धीरे धीरे शांत हो रहा था, वो फिर से चर्चा में आ गया। लेख इसे एक तरह की राजनीतिक विडंबना के रूप में देखता है। एक तरफ ट्रंप अपने ऊपर लगे विवादों से निकलना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके अपने ही करीब से ऐसा बयान आता है जो उन्हीं के विवादों को फिर से हवा दे देता है। लेख में यह भी इशारा है कि ट्रंप के समर्थकों और उनके राजनीतिक तंत्र ने पहले जिन साजिशों और आरोपों को बढ़ावा दिया, अब वही उनके लिए मुश्किल बनते दिख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में मैक्सवेल और अन्य नामों का भी जिक्र आता है, जिससे ये साफ होता है कि ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क और राजनीतिक माहौल से जुड़ा हुआ है। साथ ही लेख ये भी दिखाता है कि मेलानिया का एक कदम खुद व्हाइट हाउस के अंदर भी अप्रत्याशित था। यहां तक कि ट्रंप को भी पहले से इसकी जानकारी नहीं थी। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि अमेरिकी राजनीति में कई बार नेता जिन मुद्दों से भागना चाहते हैं, वही उनके पीछे चलते रहते हैं। ट्रंप के लिए एप्स्टीन विवाद ऐसा ही एक साया बन गया है और अब ये उनके अपने ही दायरे से फिर से सामने आ रहा है। यानी सत्ता और छवि को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार लौट आते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। द गार्जियन में प्रकाशित लेख ब्रिटेन की छिपी हुई वर्कफोर्स, 65 पैसे प्रति घंटा और केयर करने वालों की देखभाल कौन करेगा। इसमें एक ऐसे वर्ग की कहानी सामने रखी गई है जो दिखता नहीं लेकिन पूरे सिस्टम को संभाले हुए है। घर के अंदर काम करने वाले लाखों अनपेड केयरर्स। लेख बताता है कि ब्रिटेन में करीब 60 लाख लोग अपने बीमार, बुजुर्ग या दिव्यांग रिश्तेदारों की देखभाल करते हैं। खाना बनाना, दवा देना, साफ सफाई, नर्सिंग, सब कुछ, वो भी बिना किसी औपचारिक वेतन के। सरकार की ओर से जो केयर्स अलाउंस मिलता है वो इतना कम है कि कई मामलों में ये मेहनताना 65 पैसे प्रति घंटे के बराबर बैठता है। यानी पूरा सिस्टम इन लोगों की मेहनत पर टिका है, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद कमजोर है। लेख एक उदाहरण के जरिए से समझाता है। नैसा नाम की महिला जो अपने दिव्यांग बेटे की 24 घंटे देखभाल करती है, खुद बीमार है, लेकिन उसे हफ्ते में सिर्फ करीब 86 पाउंड मिलते हैं। दशकों से बिना ब्रेक काम करने के बावजूद उसकी अपनी जिंदगी भी संघर्ष में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की हकीकत है। संपादकीय ये भी बताता है कि सरकार इस अनपेड केयर से भारी आर्थिक बचत करती है। इसकी कुल कीमत 184 अरब पाउंड सालाना आकी गई है, जो देश के हेल्थ सिस्टम के बड़े हिस्से के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद अधिकतर केयर्स गरीबी में जी रहे हैं और कई तो इस भत्ते के लिए भी पात्र नहीं बन पाते, क्योंकि नियम बहुत सख्त हैं। लेख का मूल तर्क यह है कि समाज और सरकार ने परिवार की जिम्मेदारी के नाम पर इस काम को सामान्य बना दिया है, जबकि असल में एक तरह का शोषण है, जहां लोगों के प्यार और जिम्मेदारी की भावना का इस्तेमाल सिस्टम की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अंत में लेख एक बड़ा सवाल उठाता है। जब ये लोग दूसरों की देखभाल कर रहे हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा।
यानी अब समय आ गया है कि सरकार ये तय करे कि देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि राज्य की भी है, और इसके लिए सम्मानजनक आर्थिक और सामाजिक समर्थन देना जरूरी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख बेनिन का राष्ट्रपति चुनाव क्या दांव पर लगा है। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि पश्चिम अफ्रीका का छोटा सा देश बेनिन इस वक्त एक ऐसे चुनाव से गुजर रहा है जिसका असर सिर्फ सरकार बदलने तक सीमित नहीं बल्कि लोकतंत्र, सुरक्षा और आर्थिक दिशा तक जुड़ा हुआ है। लेख के मुताबिक मौजूदा राष्ट्रपति पैट्रिक टैलोन 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनके पसंदीदा उम्मीदवार रोमुल्ड वादगानी इस चुनाव में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनके सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंदी पॉल हॉककैप है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो चुका है। यानी मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि काफी हद तक एक तरफा दिख रहा है। लेख ये बताता है कि पिछले 10 साल में तालोन सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छी प्रगति की है, जैसे तेज जीडीपी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। लेकिन इसके साथ ही ये आरोप भी कि सरकार ने विपक्ष और आलोचकों पर सख्ती की, जिससे लोकतांत्रिक स्पेस मिट गया। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ विकास बनाम विकास नहीं बल्कि विकास बनाम लोकतंत्र का सवाल भी बन गया है। सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। बेनिन के उत्तरी इलाकों में अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े समूहों के हमले बढ़ रहे हैं, जिससे देश की स्थिरता पर खतरा है। ऐसे में अगला राष्ट्रपति इस चुनौती से कैसे निपटेगा, ये भी चुनाव का अहम पहलू है। लेख ये भी संकेत देता है कि अगर सत्ताधारी पक्ष का उम्मीदवार जीतता है तो नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन लोकतांत्रिक चिंताएं और बढ़ सकती हैं। वहीं अगर विपक्ष मजबूत होता तो संतुलन बन सकता था, लेकिन मौजूदा हालात में ये संभावना कमजोर दिखती है। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि बेनिन का ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि ये तय करेगा कि देश आगे लोकतांत्रिक मजबूती की ओर बढ़ेगा या एक नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था की तरफ। इसलिए ये चुनाव क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय संबंधों का पुनर्निर्माण, तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत की नई कूटनीतिक पहल। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि भारत अब अपनी विदेश नीति में भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय ज्यादा व्यवहारिक और संतुलित रुख अपनाने की ओर बढ़ रहा है। लेख बताता है कि 2025 में भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में जो रुख लिया उससे भारत नाराज हो गया था। इसका असर ये हुआ कि कूटनीतिक रिश्ते ठंडे पड़ गए, व्यापार और पर्यटन तक प्रभावित हुए और यहां तक कि भारत ने इन देशों के साथ आधिकारिक संपर्क भी सीमित कर दिए। लेकिन अब हाल के कदम जैसे अजरबैजान में उच्च स्तरीय वार्ता और तुर्की के प्रतिनिधियों को भारत बुलाना ये संकेत देते हैं कि नई दिल्ली अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना चाहती है। संपादकीय के मुताबिक ये सिर्फ रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जहां भारत बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अपने विकल्प खुले रखना चाहता है। लेख ये भी बताता है कि आज की दुनिया में जहां कई मोर्चों पर संघर्ष बढ़ रहे हैं, वहां हर देश के साथ टकराव बनाए रखना व्यवहारिक नहीं है, खासकर जब तुर्की और अजरबैजान जैसे देश पहले से ही पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध रखते हैं। तो भारत के लिए जरूरी है कि वो बिना भावुक हुए अपने हितों को ध्यान में रखकर संतुलित नीति अपनाए। संपादकीय का मुख्य संदेश ये है कि भारत को अपनी पारंपरिक नीति यानी किसी एक गुट में फंसने की बजाय स्वतंत्र और संतुलित कूटनीति पर वापस ध्यान देना चाहिए। ज्यादा आक्रामक बयानबाजी, बहिष्कार या सार्वजनिक नाराजगी दिखाने से रिश्ते और बिगड़ते हैं, जबकि बातचीत और कूटनीति से ही लंबे समय में फायदा होता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,
and digital. Let's Mike.